Subscribe for more content. Today's lecture is on electric potential of dipole in an external field. Okay, इसके जो प्रीवियस लेक्चर था चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट में आपने डाइपोल का टॉर्क फाइंड किया था एक्सटर्नल फील्ड में रखते, ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में और फील्ड कैसी होती थी, यूनिफॉर्म। उसमें डाइपोल आप पुट कर रहे हो तो उसमें कितना टॉर्क लगता था, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो तो जीरो था, लेकिन टॉर्क क्या लग रहा था, पी साइन थीटा, वो हमने फाइंड किया था। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर में आपने फाइंड किया था, मीन्स आप चैप्टर वन में आपने इसको फाइंड किया था। अब हमारा जो चैप्टर सेकंड है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, किसकी, डाइपोल की। तो एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कैसे करेंगे कि किसी डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, या फिर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। अब जहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जो भी वर्क होगा उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, वही हमें फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हमने क्या एज्यूम किया, एक फील्ड एज्यूम की, जो फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ओके, कि हर जगह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब इसकी डायरेक्शन हमने फील्ड की ये ले कि इसका मतलब इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए डाइपोल हमने कैसे लिया है, डाइपोल में दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस टू ए पे सेपरेटेड है। ओके, अब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगी फील्ड, है ना। ये इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फील्ड इस साइड इसको अट्रैक्ट करेगी। तो आप देखो ना, इन दोनों पे लग रहा है फोर्स लग रहा है, और फोर्स ऐसा लग रहा है कि इसको क्या करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। मीन्स अब ये दोनों फोर्स, जो कपल ऑफ फोर्स है, ये क्या है, हमारे टॉर्क लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो क्या है, जो फोर्स का वो क्या अलग अलग है। अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो वो तो जीरो है, क्योंकि जितना फोर्स इधर होगा क्योंकि पॉजिटिव है, फोर्स का क्या होता है, क्यू ई, और उतना ही क्या है फोर्स इधर क्या है, माइनस क्यू। तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और नेट फोर्स फाइंड करोगे तो जीरो आएगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। इसलिए जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना, फोर्स जीरो होते हुए भी टॉर्क मिलेगा। ये सब चीजें तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी, तो ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे ये डिस्कस करना है हमें कि अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं, मतलब पहले जो एंगल था, एंगल वो थीटा वन पे रखा हुआ है, अब मैं उस चीज को थीटा टू पे ले आया हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ, तो शिफ्टिंग में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो फील्ड है वो इंटेंसिटी क्या करेगी, इसको फोर्स लगा रही होगी, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अब यही हुआ कि इसमें जो सबसे पहले देखो टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला आया था, अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हो तो इसका टॉर्क लगता है। अब वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, पी साइन थीटा। ओके, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है, तो ये तो हमारे जो टॉर्क लगा रही है क्या, फील्ड लगा। अब हमें क्या करना है, इस टॉर्क की अगेंस्ट हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है इसको, डाइपोल को, ठीक है। तो अगर इतना टॉर्क लग रहा होगा, तो हमें अगर इसको रोटेट करना है, तो इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट एंड इक्वल इतना टॉर्क हमें एक्सटर्नल लगाना होगा, तब हम रोटेट कर पाएंगे। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है, सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क टी, टो इसको बोलते हैं क्या, टो, टो external is applied in such a manner that it just neutralizes this torque, है ना, न्यूट्रलाइज कर दिया टॉर्क को, एंड रोटेट इट इन द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड, यहाँ पे है तो फ्रॉम एंगल थीटा वन टू थीटा टू, है ना। मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन क्या है, थीटा वन पे थी, अब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया और इसके अगेंस्ट इक्वल अमाउंट में टॉर्क लगाया, तो घूम किस में गया, वो थीटा टू पे हो गया। ओके, अब इस थीटा वन से थीटा टू में घुमाने में, रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा वो फाइंड कर लेते हैं, और जैसे वो फाइंड कर लेते हैं वैसे ही वही इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क इज गिवन बाय, अब कैसे, अगर टोटल वर्क फाइंड करना हो तो क्या करते हो, टोटल वर्क हमें फाइंड करना हो, अगर फोर्स गिवन है तो वर्क इक्वल क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप ये लिखते हो। आप वर्क डन फाइंड करते हो, कितने जहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x1 से x2 तक आप डिस्प्लेस कर रहे हो, तो वर्क कैसे फाइंड करते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और लिमिट आप पुट करते हो। वैसे सेम यहाँ पर टॉर्क के लिए कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन इक्वल फोर्स के प्लेस पे फोर्स हमारा कैसा है, रोटेशनल फोर्स है, मीन्स टॉर्क है, तो ये हो गया टो, और टो कौन सा, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, है ना। और फिर
डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगल, एंगल रोटेट हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, डेट थीटा है ना, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या होगा, डेट थीटा। और लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक रोटेट करें, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रोटेट करें। अब यही जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, पी साइन थीटा, क्योंकि इसके ही इक्वल में ही हम क्या करें, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट टॉर्क लगा रहे हैं, इसको इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो, इसको इक्वेशन आप सेकंड डालो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ओके, डब्ल्यू इक्वल थीटा 1 थीटा 2, इसके प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, डब्ल्यू इक्वल पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 थीटा 2, ओके। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस है तो माइनस को आप इधर पुट ले लो, ठीक है, इधर क्या आया कॉस थीटा, और लिमिट आप लगाओगे थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस पी ई, ये हो गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये वर्क डन हो गया। अब यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो पहली सिचुएशन थी थीटा 1 पे, उसमें हो सकता है पोटेंशियल इसकी कितनी हो, यू 1, और फिर हमने जो चेंज किया थीटा 2 पे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना, तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, थीटा यू 2 हो गई। तो क्या करेंगे, ये जो वर्क डन है किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसको लिख सकते हैं यू 2 माइनस यू 1 इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, आप ऐसा देख सकते हो, या आप चाहो तो इसी चीज को हम अलग अलग भी लिख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे, यू 2 माइनस यू 1 इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा 2, इसको एक साथ पुट करो, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर इसके साथ ये माइनस, माइनस पी ई कॉस थीटा 1। अब देखो अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से u2 क्या मिलता है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2, और u1 क्या मिलता है, माइनस पी ई कॉस थीटा 1। देखो चेंज क्या है, p तो सेम है, सब कुछ वही है, मतलब अगर आप अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग एंगल पर निकालते हो तो जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, डिपेंड किस पे कर रहा है, ये एंगल्स पे डिपेंड कर, कॉस थीटा 1 यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा 2, इसका मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर डाइपोल रखा है, डाइपोल पुट किया गया है थीटा पे, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं यू इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हो गया एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, चेंज निकालना तो आप इस तरह से चेंज आप फाइंड कर सकते हो, अगर रोटेट करो थीटा 1 से थीटा 2 पे ले जा रहे हो तो, ओके। अब केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर हमारा जो थीटा है, थीटा एंगल कितना हो, 0 मीन्स जो अब ये जो एंगल किसके किसके बीच है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टू पॉजिटिव, है ना, तो इसका मतलब अब जो पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट है पी ई और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, अभी थीटा क्या है, 0 है, तो थीटा अगर 0 पुट करोगे तो यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी ई, और नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब कैसी वैल्यू हो गई, मिनिमम हो गई, ओके। और अगर यहीं पे हम केस सेकेंड लें, थीटा इक्वल क्या हो जाए, 180, थीटा 180 का मतलब क्या है, कॉस 180 की वैल्यू माइनस आएगी, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस पी ई हो जाएगी, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट होगी, इसका मतलब उसको जब डाइपोल को ऐसा रखेंगे, ऐसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो, तो क्या होगा वहां पर टॉर्क लगने लगेगा, टॉर्क क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा तो मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, है ना, तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, जस्ट जब हम डाइपोल को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पुट करेंगे, तो सेम डायरेक्शन में पुट करते हैं तो फिर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे, या कह सकते हो जो भी पार्टिकल्स होंगे, सभी सभी अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। अब जब ये जो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, तो अब यहाँ पे तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है, सिंपल सा, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ही मिनिमम होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर जो हमारा है वो रेस्ट कंडीशन में है, मतलब जो चार्जेस हैं उसमें रेस्ट कंडीशन में या कोई कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं या चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, तो जब वो रेस्ट कंडीशन में उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो चीज यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर की इनसाइड में जीरो होती है। कब, जब ये रेस्ट कंडीशन की बात करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये क्या होता है कि हम रेस्ट कंडीशन की बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे चार्ज क्या होंगे, मोशन में होंगे, तब वहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ और हो जाती है। अब ये बोला गया हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर जो फील्ड होती है, फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। कैसे जीरो होती है, तो अगर इनिशियल कंडीशन आप देखो, जैसे किसी भी अगर आप फील्ड में नहीं रखे हो कंडक्टर को, कंडक्टर ऐसे ही रखा है, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते रहेंगे। तो रैंडम मोशन करें मीन्स चार्ज मोशन कर रहे हैं, तो और मोशन भी कर रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं फील्ड जनरेट होगी, लेकिन उनका मोशन कैसा है, रैंडम है। एक दूसरे की फील्ड को क्या कर रहे हैं, वो कैंसल आउट कर रहे हैं। इसलिए भी यहाँ पे क्या है, फील्ड जीरो। अगर आपने कभी किसी फील्ड में नहीं रखा है फिर भी, तो इन साइड में जो फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी, क्योंकि जो मोशन है चार्जेस की वो कैसे हैं, रैंडम मोशन। ओके, अब अगर आपने ऐसा किया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर को आपने पुट कर दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अब ये जो फील्ड की डायरेक्शन अगर हमने ये रखी है, इस साइड क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इस साइड क्या होंगे, नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो इधर पॉजिटिव है मतलब जो नेगेटिव चार्जेस हैं इधर शिफ्ट होते जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इधर शिफ्ट होते जाएंगे। तो अब इस तरह से देखो कि इंटरनल एक फील्ड भी जनरेट हो जा रही है, इधर नेगेटिव नेगेटिव शिफ्ट होता जा रहा है, और इधर क्या शिफ्ट होता जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव शिफ्ट होता जा रहा है। इधर भी एक फील्ड जनरेट हो गई, इंटरनल फील्ड भी जनरेट हो गई, और ये फील्ड इंटेंसिटी तब तक बढ़ती जाएगी, चार्ज तब तक शिफ्ट होते जाएंगे जब तक ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड आ रही है इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट ना कर दे। मतलब जो ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये इंटरनल फील्ड, ये जब इक्वल हो जाते हैं, है ना, तब तक ये फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तब तक चार्ज शिफ्ट होते जाएंगे। जब इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो चार्जेस है इसका मतलब क्या हुआ, अंदर तो कोई चार्ज बचा नहीं, इसका मतलब अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इसमें भी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझो अगर फील्ड में रखे हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, अगर फील्ड में नहीं रखे हो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस रैंडम मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो किसी कंडक्टर को, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ज चार्ज का शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी इंटरनल की, वो क्या होगी, तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वो एक्सटर्नल के इक्वल नहीं हो जाती। इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट आपका सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसमें क्या बोला गया, चार्ज सरफेस कंडक्टर का जो सरफेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे अभी ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फील्ड लाइंस है, ये जो सरफेस है इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ओके, जब फ्लक्स पढ़ा था तब भी आपने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स जब पढ़े तब भी पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब आपने प्रॉपर्टी स्टडी की तब भी आपने देखा था। तो कंडक्टर में हमेशा ही फील्ड लाइन क्या होंगी, सरफेस के हमेशा, सरफेस से कितना एंगल बनाती है वो, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, थर्ड क्या है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब जो कंडक्टर है इसमें अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो एक्सेस चार्ज होंगे, कोई भी चार्ज, जैसे भी यहाँ पर था अभी, कोई भी चार्ज मान लो कोई न्यूट्रल कंडीशन, मतलब जो आपने कोई कंडक्टर लिया, अब इसको चार्ज कंडक्टर नहीं दिया, ये न्यूट्रल कंडीशन है, तो मतलब अब चार्ज नहीं, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने अमाउंट में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे।
तो अगर हम सम करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल टू क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब न्यूट्रल कंडीशन में चार्ज क्या है वहाँ पे जीरो। लेकिन अगर आप चार्ज करते भी हो, मान लो इसको पॉजिटिव आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज किया, तो जितने चार्ज होंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा सरफेस पे ही रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे भेजना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर इस अंदर आप चार्ज, मान लो ये यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है, ठीक है, इसको चार्ज किया, ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे बढ़ता जाएगा, है ना। डिस्टेंस कब तक बढ़ेगा भाई, जितना सरफेस है, सरफेस का जो लास्ट एंड है वहां तक डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अब सरफेस को छोड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है, चार्ज, तो ये जो फिर जो चार्ज होंगे वो केवल सरफेस पे अलाइन होंगे और यहाँ पर अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर चार्ज नहीं भी कर रहे हो फिर भी क्या होगा, चार्ज इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, और चार्ज कर भी रहे हो फिर भी जीरो होगा। नहीं कर रहे हो चार्ज तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कंडीशन ले आए तो वहाँ पे क्या हो, चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो हुआ। और अगर आप पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो नेगेटिव चार्ज कर रहे हो तो वो क्या होंगे, सेम सेम चार्ज होंगे, है ना, सेम प्रॉपर्टी होगी, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तब तक रिपल्स होगा जब तक मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच नहीं जाते। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, सर जो कंडक्टर है उसका सरफेस होगा, सरफेस को छोड़ के चार्ज नहीं जाएंगे, ओके। इसीलिए भी क्या होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। तो तीन प्रॉपर्टी आपने देखी कि जो कंडक्टर्स होते हैं स्टैटिक कंडीशन में, उनमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएंगी सरफेस से, और जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैव द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा है, ये मैंने यहाँ पे कंडक्टर बना दिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होता है। अब यहाँ इस पे कहीं भी आप पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा, और वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे मान लो V1 है और यहाँ पोटेंशियल चलो आप एज्यूम कर लो V2 है, अभी हमें नहीं पता सेम है कि नहीं, इसको प्रूव कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, जरूरी नहीं है सेंटर है, कहीं भी आप ले लो, ठीक है। तब जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करोगे तब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तो W12 इक्वल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, मतलब V2 माइनस V1 अपॉन चार्ज, चार्ज कोई से भी आप जो भी है कोई से भी चार्ज चलो मान लो Q1 को आप लेके आ रहे हो। अभी देखो यहाँ पे अंदर अभी बाकी कोई चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो आप चार्ज को इन्फिनिटी से या कहीं से भी वहां लेके आओगे तो वहां किसी के अगेंस्ट उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना, कोई रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ा, वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ, वर्क डन जीरो हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू ये भी जीरो हो गई, तो V1 इक्वल V2 हो गया, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो पोटेंशियल सरफेस पे भी क्या होगा, सेम होगा, और वही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड में भी होगा, ओके। फिफ्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी होती है, उसकी वैल्यू, इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम कैप, बस इसको आपको जस्ट याद रखना है, ओके। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।